नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजीव सिकरवार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लीगल लैंप में। और मेरे साथ हैं मिस्टर संजीव झा। मैं झा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कि जो कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं तो पुलिस के पास जब पब्लिक जाती है तो उनमें कई बार उसको सिविल नेचर बता देते हैं। सिविल नेचर यानी ये जो है क्रिमिनल एक्ट नहीं है, और क्रिमिनल एक्ट नहीं है तो पुलिस कहती है कि इसमें हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, और इसके लिए वो हमें सीधा कह देती है कि आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट में अपने प्रॉपर्टी के लिए जो भी डिस्प्यूट है वो डालें। और कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में तुरंत एफआईआर हो जाती है। तो यहाँ पर आम आदमी के दिमाग में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि कौन सा डिस्प्यूट जो है कब क्रिमिनल हो जाता है और कब सिविल। तो इस बारे में हमें क्लियर करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मोस्टली लोगों के माइंड में ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कोई भी मैटर सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, या क्रिमिनल्स में वो चीटिंग है या फिर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। पुलिस को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, नॉट ओनली पब्लिक को, पुलिस को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और कोर्ट्स में भी इस बात पे बहुत सारी डिस्कशन होती है कि नहीं, ये चीटिंग नहीं है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, नहीं दोनों एक साथ लग सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं लग सकते हैं, ये तो सिविल मैटर है। तो मैं जितना मुझे आता है मैं आज बताने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद ये करता हूं कि आपका कंफ्यूजन आज मैं 100% दूर कर दूंगा। वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसी तरीके का डिस्कशन, इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं, जो आपको टाइम पे मिलती रहेंगी और जानकारी आपको टाइम पे मिलेगी। ये जितने भी डिस्प्यूट आते हैं इनमें सभी में कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट होता है। दो पार्टीज होती हैं। सपोज एक पार्टी आप हैं, एक पार्टी मैं हूं। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि आप कुछ करोगे मेरे लिए तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा। अब इस एग्रीमेंट से डिसाइड होगा कि कोई मैटर क्रिमिनल है या वो मैटर सिविल है, और क्रिमिनल में भी वो चीटिंग है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। कैसे डिसाइड होगा एग्रीमेंट से? आपको एक ही बात ध्यान में रखें, आप इस एग्रीमेंट का बेस जानने की कोशिश करें कि इस एग्रीमेंट का बेस बोनाफाइड है या मेलाफाइड है। अगर एग्रीमेंट मेलाफाइड इंटेंशन के आधार पर तैयार कराया गया, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को जब कुछ प्रॉमिस किए तो जो वो प्रॉमिस कर रहा था वो जानता था कि ये प्रॉमिसेस जो मैं दूसरी पार्टी को कर रहा हूं ये सही नहीं हैं, और ये जानते हुए भी कि वो प्रॉमिसेस ठीक नहीं हैं, फिर भी मैं दूसरी पार्टी को इसलिए कर रहा हूं कि वो मेरी बात मान ले और मेरी बात मानकर जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा वो करता चला जाए। तो यहां पे देखो जो एग्रीमेंट बना है दोनों पार्टीज के बीच में, ध्यान रखना एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न में हो। लॉ दोनों टाइप के एग्रीमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है, चाहे वो रिटर्न एग्रीमेंट है चाहे वो ओरल एग्रीमेंट है। आपस में हमने बोल के कोई बातें कर ली, हमने कहा कि आप ये करोगे और मैं ये करूंगा, तो वो भी एक ओरल एग्रीमेंट है और कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे कि उस समय इंटेंशन एग्रीमेंट बनने के टाइम पे इंटेंशन मेलाफाइड है या बोनाफाइड है? जिस दिन एग्रीमेंट होता है उस दिन तो कंप्लेंट पुलिस के पास जाती नहीं है। कंप्लेंट जाती है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब वो एग्रीमेंट कहीं फुलफिल नहीं होता है। वो उस एग्रीमेंट का नॉन फुलफिलमेंट क्रिमिनल में आएगा या सिविल में आएगा, वो आपको 2 साल बाद डिसाइड करना है या 4 साल बाद डिसाइड करना है, जब कंप्लेंट आती है पुलिस के पास। तो पिक्चराइजेशन करें, इमेजिन करें कि हम उसी डेट में हैं आज जिस डेट में वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ था। अब उस एग्रीमेंट में एक पार्टी जो दूसरी पार्टी को कह रही है, मैं एक पार्टी को एक्यूज मान लेता हूं और एक पार्टी को कंप्लेनेंट मान लेता हूं, तो एक्यूज ने जो कुछ कंप्लेनेंट को बोला उस डेट पे अगर चेक किया जाता, उस डेट पे मतलब जिस डेट पे एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपको उसी स्थिति में दोबारा जाना पड़ेगा जो 2 साल पहले जो स्थिति बनी थी। जिस दिन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था उस दिन जो स्थिति थी उस स्थिति पे आपको वहां जाना पड़ेगा। फिर आपको चेक करना है उस एग्रीमेंट को, क्योंकि तभी आप पता लगा पाएंगे कि वो एग्रीमेंट मेलाफाइड इंटेंशन से बनाया गया था या बोनाफाइड इंटेंशन से बनाया गया था।
बेसिक सी बात यह है, अगर बोनाफाइड इंटेंशन से बनाया गया था तो वो सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल में चीटिंग कभी नहीं हो सकता। तो अब बच जाता है कि वो सिविल हो सकता है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है। एक बात हम यहां से रूल आउट कर सकते हैं कि अगर एग्रीमेंट बनाते समय एक्यूज जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगा है उसकी इंटेंशन बोनाफाइड इंटेंशन थी, ठीक इंटेंशन थी, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, तो वो चीटिंग तो कभी हो ही नहीं सकता। सर, दो वर्ड जो आप बार बार यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मेलाफाइड और बोनाफाइड, प्लीज आम लोगों के लिए थोड़ा क्लेरिफाई कर दें इसको। मेलाफाइड इंटेंशन का मतलब ये है कि वो कहीं ऐसी नीयत के साथ बैठा है एग्रीमेंट बनाने के लिए कि वो जानता है कि इस एग्रीमेंट को या तो मैं फुलफिल कर ही नहीं सकता फ्यूचर में, या मैं करूंगा नहीं, कर तो सकता हूं बट करूंगा नहीं, सिर्फ मुझे अपना काम निकालना है। वहां उसकी क्या नियत नियत ये होती है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नियत ये रहती है कि अगर सपोज एक ए है, वो एक्यूज है, उसका काम धंधा थोड़ा कम चल रहा है, उसे पैसे की जरूरत पड़ गई, पैसे की जरूरत पड़ी तो उसे पता है कि मिस्टर झा उसको पैसे दे सकते हैं, तो मिस्टर झा के पास अगर जाए और उनको सब कुछ सच सच बता दे कि भाई मेरा धंधा थोड़ा कम चल रहा है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं आपको 4 महीने बाद आपको विद इंटरेस्ट पैसा वापस कर दूंगा, तो हो सकता है कि झा साहब पैसा दें, हो सकता है कि झा साहब उसको पैसा ना दें, लेकिन उसको तो पैसे की जरूरत है, वो तो पैसा लेना चाहता है एक्यूज पर्सन। तो वो क्या कहता है कि मैं झा साहब को सच सच नहीं बताता, मैं झा साहब से कुछ फैक्ट छिपा लेता हूं या कुछ गलत बता देता हूं, जिससे कि झा साहब को लगे कि हां ये मेरे पैसे वापस कर देगा, उसमें मुझे कुछ फायदा भी हो जाएगा। अब यहां पर उसकी इंटेंशन कैसी है कि आपकी आंखों के सामने एक पर्दा डालना चाहता है, वो ये झूठ बोलकर एग्रीमेंट झूठ के ग्राउंड पे बनाने के पीछे उसके रीजन ये होता है कि वो आपकी आंखों के आगे, कंप्लेनेंट की आंखों के आगे पर्दा डालना चाहता है, जिससे कि उसकी एक्चुअल इंटेंशन चमके ना। अगर आपको उसकी एक्चुअल इंटेंशन चमक गई तो क्या आप पैसा देंगे उसे? फिर तो पैसा नहीं देंगे। इसीलिए ये बात वो भी जानता है कि आप पैसा नहीं देंगे अगर मेरी एक्चुअल इंटेंशन चमक गई, तो वो कुछ भी झूठ बोलेगा, मिस रिप्रेजेंट करेगा आपके सामने, आपको डिसीव करने की कोशिश करेगा, जिससे कि एक आपकी आंखों के आगे पर्दा पड़ जाएगा, और वो पर्दा ऐसा है कि ये पर्दे से आप अब उसकी एक्चुअल इंटेंशन को नहीं समझ सकते। जैसे ही ये पर्दा आपकी आंखों के आगे पड़ा, तो अब जो वो बोल रहा है आपको, वो आपको सारी बातें उसकी ठीक लगेंगी। हालांकि अगर आप थोड़े से सजग हैं तो क्या करेंगे कि जो वो अलेज्ड पर्सन आपको बोल रहा है, आप उसकी बातों को क्रॉस चेक करो। हम ये कब कर रहे हैं? जब हमारे पास कंप्लेंट आ गई है और फिर हमने इमेजिन किया कि हम उसी दिन बैठे हैं, और वही घटना दोबारा से आप रिपीट करो अपने सामने, पुलिस ऑफिसर करे जिसके पास कंप्लेंट गई है, या आप एडवोकेट हैं तो आप भी बनाएं वही पिक्चर, और जो कुछ इसने बोला उन बातों को आप क्रॉस चेक करो। उसी दिन जब आप क्रॉस चेक करने बैठे तो दो सिचुएशन हो सकती है कि उसकी कही हुई बातें ठीक हो सकती हैं या उसकी कही हुई बातें गलत हो सकती हैं। अगर उसकी कही हुई बातें ठीक थी तो इसका मतलब यह है कि वो जो आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा था वो बोनाफाइड इंटेंशन से कर रहा था। अगर क्रॉस चेक करने पे ये पाया कि उसकी कही हुई बातें तो गलत थी, तो इसका मतलब अब उसका जो एग्रीमेंट करना चाह रहा था वो आपके साथ, वो मेलाफाइड इंटेंशन से करना चाह रहा था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं वो आपको डिसीव करना चाह रहा था। मेलाफाइड जो है बुरी नीयत है, और हाँ, मेलाफाइड अच्छी नीयत कह सकते हैं। यस, मेलाफाइड का मतलब है बुरी नीयत, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो या अपने आप को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना चाहते हो, लेमैन भाषा में बोले तो। लॉ में इसके लिए वर्ड यूज हुआ है डिसीव, धोखा देने की नीयत से आपके साथ धोखे की ग्राउंड पे कोई एग्रीमेंट कर लेता है। और धोखे की डेफिनेशन क्या होती है बहुत लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूं। डिसीव 415 जब आप सेक्शन पढ़ते हैं आईपीसी में, तो वहां पे डिसीव वर्ड यूज हुआ है। डिसीव का मतलब ये होता है कि जो आप जानते हैं कि झूठ है,
लेकिन फिर भी आप सामने वाले को इस इंटेंशन से बताएं कि वो सच मान ले उसको। तो यहां दो बातें आती हैं, एक नॉलेज मेरी, एक इंटेंशन। नॉलेज इस बात की कि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है, झूठ है, सच नहीं है। इंटेंशन इस बात की कि ये जिसको मैं ये कह रहा हूं वो इन बातों को सच मान ले। इस तरीके से मैं आपको कह रहा हूं। जब ये दोनों बातें मिल जाती हैं तो कहेंगे कि जो कुछ मैंने किया है इन दोनों तरीके से वो मैंने डिसेप्शन के लिए किया है। इस तरीके से मैं आपको अब डिसीव कर रहा हूं। तो दूसरे लहजे में कह सकता हूं मैं कि यहाँ पर जो एक्यूज्ड है वो विक्टिम को एक चश्मा पहना रहा है। यस। और उसी से दिखाना चाह रहा है, अपने तरीके का चश्मा पहनाना चाह रहा है, अपने तरीके से उसी से वो दिखाना चाह रहा है कि अब आप सिर्फ ये देखो और कुछ ना देखो। कई बार आपने सुना होगा, कई आयुज को ये कहते सुना होगा आपने, पब्लिक वालों को भी कहते सुना होगा, कह रहे अगर मान लो भैया ये तुम्हें झूठ बोल रहा था, उकसा रहा था, तो तुम इसके उकसाने की बातों में, इसकी झूठ बातों में आए क्यों? कितने लोगों को कहते सुना होगा आपने कि भैया इसकी बातों में क्यों आए आपको नहीं आना चाहिए था इसकी बातों में। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं कि आईपीसी के अंदर जो चीटिंग की सेक्शन बनाई गई है 1860 में बनाई गई है। 1860 में मैकाले साहब को यह पता था कि आप चाहे कितने भी चतुर क्यों ना हो, अगर सामने वाला चीट करने के लिए आपको आ रहा है, आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है, तो वो अपना चश्मा आपको पहना ही देगा, वो आपको डिसीव कर ही लेगा। मींस कि पब्लिक ना चाहते हुए भी डिसीव हो जाती है, ना चाहते हुए भी धोखे में आ जाती है। इसीलिए आईपीसी में चीटिंग की सेक्शन का, छल की सेक्शन का प्रोविजन किया गया। अगर मान लो कोई ये कहता है कि जी आप क्यों धोखे में आए, अगर कोई आदमी धोखे में आएगा ही नहीं तो ये कानून में धारा बनाने की जरूरत क्या थी? फिर तो जरूरत ही नहीं थी। आपने सुना होगा कि मैंने सुना था कि हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे, उन जस्टिस को चीट कर लिया साइबर फ्रॉडस्टर्स ने, उनसे ओटीपी ले लिया। अब इस लेवल के आदमी को अगर चीट किया जा सकता है तो आप सोचो कि एक आम पब्लिक को कैसे नहीं धोखा दिया जा सकता। बिल्कुल, ये तो डिपेंड करता है कि धोखा देने वाला कितना चतुर है, कितने अच्छे से आपको धोखा दे रहा है, कितने अच्छे से वो पर्दा डाल रहा है आपकी आंखों के सामने, कितने अच्छे से वो चश्मा पहना रहा है। तो एक्चुअल यहाँ पर हम विक्टिम की नॉलेज को दोष नहीं देंगे, बल्कि एक्यूज की इंटेंशन को आपने पनिश करना है। तो सबसे पहला फैक्ट था कि आपको ये चेक करना है कि वो जो एग्रीमेंट बना था वो क्या डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मेलाफाइड इंटेंशन से बना था, धोखे की नींव थी उसकी। उसे पहचानने का तरीका यह है कि आप उसी स्टेज पे जाएं, आज की स्टेज पे ना जाएं। एक और ध्यान रखना, आप हो सकता है कि एक एग्रीमेंट हुआ 26/11/2020 को, उस एग्रीमेंट में एक्यूज ने कहा कि मेरे पास एक लैंड है, मैं ये लैंड आपको बेचना चाहता हूं, तो आप मुझे कुछ बयाना दे दो और एग्रीमेंट टू सेल में आपके साथ कर लेता हूं। अब जिस तरीके से एक्यूज ने बताया, वो सामने कंप्लेनेंट को लगा कि हाँ बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, तो चलो ले लेते हैं। लेकिन सच बात यह थी कि आज की 26 नवंबर 2020 की डेट में उस पर्सन के पास वो लैंड थी ही नहीं, जिसको कह रहा है कि मेरे पास लैंड है और आप खरीद लो, मैं सस्ते में दे दूंगा आपको। जिस लैंड के लिए एग्रीमेंट हुआ वो सब्जेक्ट मैटर उस दिन एग्जिस्ट ही नहीं करता था इसके नाम पे। अब सिचुएशन ये हुई कि पैसे तो इसने ले लिए, अब 6 महीने या 7 महीने या 1 साल का टाइम दिया कि आप 1 साल में पूरी पेमेंट कर देना, ये लैंड मैं आपके नाम पे कर दूंगा। अब हुआ ये कि इस आदमी ने ये जो पैसे आए, इन पैसों को मिला के ऐसा ही एक एग्रीमेंट किसी और से कर लिया था, उससे पैसे आए, उनको मिला के ये वाली लैंड खरीद ली, और खरीदी उसने 26 नवंबर 2021 को। अब मुझे आप ये बताओ कि वो जो एग्रीमेंट 26 नवंबर 2020 को हुआ था, क्या वो मेलाफाइड इंटेंशन से हुआ था या बोनाफाइड इंटेंशन से हुआ था, गलत नियत से हुआ था या नहीं हुआ था? आप एज एन आईओ अगर आप बैठे तो आप क्या कहेंगे
एज ए आईओ कहो या आम आदमी, आम आदमी वो इससे, इस घटना से पता चल रहा है कि जो एक्यूज्ड है वो गलत इंटेंशन से ही आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है। क्योंकि जो ऐसे ही आपको चेक करना होगा, जब भी आपके पास कोई कंप्लेंट आए, पुलिस ऑफिसर के पास आए कोई भी कंप्लेंट, तो उसको चेक करना पड़ेगा कि जिस डेट पे ये एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट में जो जो रिप्रेजेंटेशन किए गए उनको आप उसी डेट में चेक करो। हो सकता है कि बाद की डेट में तो ठीक बैठे वो, लेकिन उस डेट पे ठीक थे या नहीं थे, ये ग्राउंड बताएगा कि वो मैटर क्रिमिनल है या वो सिविल है। बिल्कुल। उस डेट पे अगर एग्रीमेंट ठीक था, उस डेट पे जो कुछ उसने रिप्रेजेंटेशन किए वो सब चीजें ठीक थी, तो इसका मतलब एग्रीमेंट का ग्राउंड तो ठीक था, वो धोखा देने की नीयत से एग्रीमेंट नहीं किया गया था। तो बेसिकली दो बातें निकल के आई कि एग्रीमेंट या तो धोखा देने की नीयत से ही किया जा रहा है शुरू से ही, या एग्रीमेंट तो ठीक नीयत से किया जा रहा है, लेकिन एक सिचुएशन ये आ सकती है बाद में कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं कि अब वो उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर सकता। अब वो सर्कमस्टांसेस देखने हैं आपने कि वो क्यों नहीं कर सकता। उसके पास, मैं इसी एग्जांपल को ट्विस्ट कर लेता हूं, 26 नवंबर 2020 को उसके पास वो लैंड थी, एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आप बेच दो। दो भाइयों की थी वो, दोनों भाइयों ने कहा था कि भाई इसे बेच देते हैं। आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट टू सेल पे आपसे 5 लाख रुपए ले लिए और आपको 6 महीने का टाइम दे दिया। अभी तक लैंड है उसके पास और जितनी भी बातें उसने बोली हैं कुछ भी झूठ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके भाइयों का डिस्प्यूट हो गया। अब वो भाई जिसने एग्रीमेंट किया एक ने, अब वो बेच नहीं पा रहा है आपको, तो यहां प्रॉपर्टी तो नहीं दे पा रहा जैसा प्रॉमिस उसने किया था, आपको सेल डीड नहीं कर पा रहा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा और आपसे पैसे भी ले रखे। लेकिन इस सिचुएशन में ये एक्ट क्रिमिनल नहीं, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस एग्जांपल से एक बात तो क्लियर हुई कि यहाँ पर आदमी जो एग्रीमेंट कर रहे थे, एक्यूज्ड और विक्टिम, तो वहां पर यदि एक्यूज्ड की नीयत सही है और किसी अदर फैक्टर के कारण वो जो कर नहीं पा रहा एग्रीमेंट को पूरा, तो वो बोनाफाइड ही कहलाएगा, बोनाफाइड था और वो कभी क्रिमिनल नहीं हो पाएगा वो। तो ये एक सिविल रॉन्ग हो जाएगा। हाँ। और इसके लिए फिर डायरेक्ट कोर्ट में जाकर आप सिविल रॉन्ग भी नहीं कहेंगे इसको, ये बोलेंगे इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, देखो एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है मैंने यहाँ पे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं किया। एग्रीमेंट से एक आगे की स्टेज होती है जब जाके वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट ऐसा है जिसको आप लीगली एनफोर्स करा सकते हो, कानूनी तौर पे उसको आप लागू करा सकते हो, ऐसा अगर एग्रीमेंट है तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। एग्रीमेंट तो फिर भी होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह है कि एग्रीमेंट गलत बात का भी हो सकता है, गलत काम करने का भी हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता गलत काम करने के लिए, गलत बात के लिए। तो जो धोखा देने की नीयत से एग्रीमेंट किया जा रहा था हम दोनों के बीच में, तो वो एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं था क्योंकि धोखे की नीयत से बनाया गया था, और धोखे की नीयत से बनाया गया था तो अब तो शुरुआत से ही उसकी नीयत गलत थी, इसलिए हमें एक्यूज की नीयत को पनिश करना होता है। तो इसलिए हर स्टेज पे आप उसकी नीयत चेक करें, और अगर वो नीयत आपको शुरू से ही एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही गलत लगती है तो वो क्रिमिनल होगा। अगर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट नीयत ठीक थी, लेटर ऑन स्टेज पे किन्हीं कारणोंवश वो उस एग्रीमेंट की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो मैटर क्रिमिनल नहीं हो सकता। अब एक सिचुएशन और आ जाती है कि एग्रीमेंट तो बोनाफाइड हुआ था, और इस एग्रीमेंट के थ्रू ध्यान रखें कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। अब यहां वो सिचुएशन नहीं है कि एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है प्रॉपर्टी के लिए। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो रहे हैं कि फ्यूचर में होगा ट्रांसफर। लेकिन मैं उस सिचुएशन की बात बता रहा हूं जहां पे हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और बिल्कुल सही नियत से हुआ, और इस एग्रीमेंट के थ्रू मैंने कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी। अभी तक भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ।
इसके बाद यहां पे एक कंडीशन आती है कि वो जो मैंने प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की है वो सेल नहीं करी, वो मैंने एंट्रस्ट करी है आपको, हिंदी में बोले तो नियस्त करी है, या किसी देखभाल के लिए दी है वो प्रॉपर्टी के आप मेरी इस प्रॉपर्टी को लो, आप देखभाल करो, इसके बदले में इतने पैसे आपको दे दूंगा। तो अभी तक भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ। लेकिन जिस समय आप क्या करते हैं, जिस पर्पज के लिए वो प्रॉपर्टी आपको दी गई थी उस पर्पज के लिए यूज ना करके किसी और पर्पज के लिए यूज करते हैं, जिससे कि आपका फायदा हो जाए और मेरा नुकसान हो जाए, तो यहां पे क्रिमिनल बन जाएगा। और वो क्रिमिनल बनेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अमानत में खयानत, हिंदी में बोले तो आपराधिक न्याय भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां पे अगर मेरी इन दोनों बातों का आप ध्यान रखोगे, एक एग्रीमेंट तो शुरू से ही नींव ही गलत थी उसकी, एक दूसरा एग्रीमेंट था जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के लिए हुआ उसकी नींव ठीक थी। तो जब तक नींव ठीक थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, एग्रीमेंट हुआ, तो वहां क्या क्रिमिनल एक्ट चीटिंग हो सकता है? चीटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि चीटिंग तो तब होगा जब एग्रीमेंट करते समय नियत गलत थी, शुरू से इंटेंशन गलत थी। 415 आईपीसी आप पढ़ेंगे बिल्कुल, और 405 आप पढ़ो जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बताता है, 405 आईपीसी, उसमें यह लिखा है कि कोई प्रॉपर्टी आपको एंट्रस्ट की गई है। एंट्रस्ट का मतलब होता है कि मैं ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं कर रहा, मैं केवल पजेशन आपको दे रहा हूं, और एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए पजेशन दे रहा हूं आपको, कि आपको इतने दिन यूज करनी है फिर वापस कर देनी है, या आप इस पे ये मेरे लिए काम कर दो, मैं आपके लिए कुछ और कर दूंगा। तो इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गई, बट मैंने आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है अभी। लेकिन जिस पर्पज के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी दी थी वो ना करके आप कुछ और कर जाते हो, तो वहां कहते हैं वो हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जब भी प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट आपके पास आए तो आपने क्या करना है, वो एग्रीमेंट देखो, उस एग्रीमेंट की डेट पे वापस जाओ, उसी सिचुएशन में उसी डेट में बैठने के बाद जो जो रिप्रेजेंटेशन किए गए, जो जो बातें एक्यूज ने इस एग्रीमेंट में बोली हैं, उन सबको चेक करो। क्या वो उस डेट पे झूठ थी? उसी डेट पे अगर वो चेक की जाती, देखो सिचुएशन ये है कि चेक करी नहीं गई है, इसीलिए आदमी चीट हो पा रहा है, या इसीलिए आदमी आज कंप्लेंट करने आ रहा है। अगर उसी डेट पे चेक कर लेता कि ये जो बातें बता रहा है ये सब सच हैं या झूठ हैं, तो वो आदमी कभी धोखे में आता क्या? नहीं आता। धोखे में नहीं आता तो चीटिंग नहीं होती उसके साथ कभी भी। तो हमें चेक ये करना है कि उस डेट पे जितनी भी बातें इसने बोली क्या वो सब ठीक थी या गलत थी। उस डेट पे अगर बातें ठीक थी तो सिवाय क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को छोड़ के क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता, वो सिविल मैटर होगा, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। कई बार लोग कहते हैं कि इसने ये कहा था जी मैं आप मुझे आप 10 लाख रुपए दे दो और आपको 2 महीने बाद में 20 लाख रुपए दे दूंगा। अब ये क्या है? ये प्रॉमिस है मेरा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है, जिसने भी ऐसा बोला उसका प्रॉमिस है, और उसने पैसे 2 महीने बाद 20 लाख रुपए वापस नहीं किए। तो अब कैसे पता लगाओगे कि ये क्रिमिनल है या सिविल है? इसके लिए जिस दिन 2 महीने पहले वो आदमी ये कह रहा था कि भाई मेरे को आप 10 लाख रुपए दे दो, 2 महीने बाद मैं आपको 20 लाख रुपए दे दूंगा। अब पुलिस ऑफिसर कैसे पता लगाएगा कि इसकी इंटेंशन उस दिन जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ था 2 महीने पहले, इंटेंशन ठीक थी या गलत थी? उसके लिए आप उसके क्रीडेंशियल्स चेक करो, उसके वेयर अबाउट्स चेक करो कि वो ऐसा क्या करता है कि वो 2 महीने में डबल कर देगा पैसे। अगर उसके पास उस डेट में 2 महीने पहले अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म था कि वो पैसे डबल कर सकता था और उसने पैसे इन्वेस्ट भी उसी तरीके से किए जिस तरीके से वो डबल करने का मैकेनिज्म उसके पास था, बट किसी रीजन से उसके पैसे डबल नहीं हो पाए, तो वो आपको भी नहीं दे पाया। अगर उसके पास मैकेनिज्म था तो वो मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं था एग्रीमेंट,
और फिर उस सिचुएशन में वो चीटिंग नहीं हो सकती, वो केवल ब्रीच ऑफ प्रॉमिस रह जाएगा। अगर आपने चेक करने पे ये पाया कि 2 महीने पहले जिस दिन उसने ऐसा बोला था कि मैं आपको 2 महीने बाद 20 लाख रुपए दे दूंगा 10 लाख के बदले, उसके पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं था, कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहा था वो, तो फिर क्या कहेंगे आप? फिर ये कहेंगे कि उसकी तो नियत ही गलत थी भाई साहब, वो तो कुछ भी बोल रहा था, सिर्फ पैसे लेने थे आपसे उसने, इसलिए वो कुछ भी बोले जा रहा था, आप उसकी बस बातों में आ गए। अब बातों में आ गए, आपने 10 लाख रुपए दे दिए, अब वो वापस करने का 20 लाख रुपए वापस करने का कोई मैकेनिज्म था ही नहीं, तो वापस कैसे करेगा? इसका मतलब वो जो एग्रीमेंट उस दिन हुआ था 2 महीने पहले, उसकी जो नींव थी वो धोखा थी, और जिस एग्रीमेंट की नींव धोखा होगी वो चीटिंग होगी, वो क्रिमिनल होगा। और जिस एग्रीमेंट की नींव सही होगी, बिना धोखे की होगी, जेन्युइन होगी, तो वो केवल उस पोर्शन को छोड़ के कि जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, इंटरेस्ट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, अगर इस वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सिचुएशंस में सिविल मैटर होगा, वहां पे क्रिमिनल मैटर नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शायद मैंने क्लियर किया होगा कि कब सिविल होता है, कब क्रिमिनल होता है। फिर भी अगर लगता है आपको कि अभी भी कुछ डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि हमें उस सिचुएशन में ये देखना होगा कि बोनाफाइड या मेलाफाइड, 2 चीजें हैं। इंटेंशन को 2 टाइप आपने बताए हैं। इंटेंशन के क्या और भी टाइप हो सकते हैं क्या? इंटेंशन देखो, अगर हम लीगली बात करें, लॉ की अगर हम बात करें, तो लॉ में अपराध बनाने के लिए एक मेंसरिया होना चाहिए किसी पर्सन का, और उस मेंसरिया को फॉरवर्ड कर, उसी मेंसरिया के फर्दरेंस में एक कोई एक्टस रिया करे। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ जो लॉ में यूज होते हैं। एक पर्सन होगा, उसका एक मेंसरिया होगा, और मेंसरिया के फर्दरेंस में वो कुछ एक्टस रिया करे, उस एक्टस रिया से किसी पर्सन को कोई इंजरी हो जाए तो कहा जाता है कि वो क्राइम हो गया। अब बात आती है मेंसरिया क्या होता है। मेंसरिया को बोलते हैं गिल्टी माइंड, आपराधिक नियत, आपराधिक माइंड। और ये आपराधिक माइंड कहीं आईपीसी में किसी और लॉ में डिफाइन नहीं किए गए, लेकिन आईपीसी में बड़ा ब्यूटीफुली कई सारे टाइप के माइंड बताए गए कि किस किस तरीके के आपराधिक माइंड हो सकते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा डिसऑनेस्टली। जब जब पैसे से रिलेटेड बात होगी तो वहां पे माइंड होता है डिसऑनेस्टली, जैसे हिंदी में बेईमानी पूर्वक बोलते हैं। और जब हर्ट से रिलेटेड बात होगी, चोट की बात पहुंचाने की आती है, तो वहां पे माइंड बताया जाता है गिल्टी माइंड वॉलंटरली, स्वेच्छा से हिंदी में बोलते हैं। और जब बताना चाहता है कानून कि माइंड ऐसी पोजीशन में कि इस माइंड से अगर कोई आदमी काम करेगा तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो उस माइंड को बोलते हैं गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक। अच्छा, सद्भावना पूर्वक को लोग बड़ा गलत समझते हैं। मैं आपको बताऊं, सद्भावना पूर्वक को समझते हैं कि मैंने तो अच्छी नियत से काम किया है तो मैंने सद्भावना पूर्वक किया है। कानून ये नहीं कहता है। कानून कहता है कि जब आपने कोई भी काम पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता, दोनों शामिल है इसमें, पूरी सावधानी प्लस पूरी सतर्कता के साथ अगर किया है, तभी कहा जाएगा कि वो काम आपने गुड फेथ में किया है। अगर आपकी सावधानी और सतर्कता में से कोई भी एक चीज मिसिंग थी तो कहा जाएगा कि आपने वो काम गुड फेथ में सावधान सद्भावना पूर्वक नहीं किया। तो एक तरीके का माइंड अपना सद्भावना पूर्वक भी है। इसी तरीके से कुछ जगह आपको माइंड देखने को मिलेगा नोइंगली, जानकारी पूर्वक। उसको जानकारी थी कि मैं जो अब करने जा रहा हूं इसका यही रिजल्ट आएगा, या मैं इस नियत से कर रहा हूं, मुझे नॉलेज है कि मैं अगर इसको ये चाकू मार दूं तो ये मर जाएगा। तो यहां माइंड कैसा हो गया उसका, नोइंगली, जानकारी पूर्वक। ये भी गिल्टी माइंड है। इसी तरीके के आईपीसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइंड बताती है, उन्हीं को मेंसरिया कहा जाता है। उसी मेंसरिया के अग्रसर में, उसी को फर्दरेंस में अगर कोई एक्ट किया और उस एक्ट से सामने वाले को कोई इंजरी हो गई, क्षति हो गई, कोई क्षति 4 तरीके की हो सकती है, बॉडीली, प्रॉपर्टी, माइंड, रेपुटेशन। चारों में से किसी भी प्रकार की क्षति आपको हो सकती है, तो वो फिर क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये मेलाफाइड इंटेंशन और मेलाफाइड और बोनाफाइड जो मैंने वर्ड यूज किए वो साधारण भाषा में किए, एक्चुअल में डिसऑनेस्ट इंटेंशन यूज होती है क्रिमिनल प्रॉपर्टीज के मैटर में। वहां पे ये मेलाफाइड और बोनाफाइड वर्ड नहीं है।
तो गिल्टी माइंड इज इक्वल टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की अगर बात करते हैं तो गिल्टी माइंड मेंस या इक्वल्स टू डिसऑनेस्टली। फ्रॉडुलेंटली कपट पूर्वक, ये भी प्रॉपर्टी मैटर्स में आता है। ये एक और तरीके का माइंड है, फ्रॉडुलेंटली कपट पूर्वक। अब कपट पूर्वक की डेफिनेशन अब जब आईपीसी में आप पढ़ोगे तो बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है कि डी फ्रॉड, वहां पे फ्रॉड करने की नियत से, कपट करने की नियत से काम किया तो कपट पूर्वक हो गया। अब कपट क्या होगा, तो इसके लिए सिविल लॉ की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, देन हमें समझ आ जाता है कि वो कपट क्या होगा। उसके लिए आप नॉलेज आपको है और प्लस एक इंजरी करने की आपकी नीयत है किसी को, तो कहा जाता है कि आप कपट पूर्वक काम कर रहे हैं। एक और बात मैं बताऊंगा आपको छोटी सी, कि अभी मैंने बोला कि जब जो बातें मैं आपको कह रहा हूं मैं जानता हूं कि वो झूठ है, लेकिन फिर भी आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप उन्हें सच मानकर कोई काम कर दें जिससे मेरा फायदा हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है कि जो मैं कह रहा हूं आपको बातें, हो सकता है वो झूठ हो, लेकिन मैं नहीं जानता इस बात को कि वो झूठ है। मैं जो आपको बातें कह रहा हूं हो सकता है ये झूठी बातें हों, बट मैं नहीं जानता इन बातों को कि ये झूठी हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं और यही सोच के बता रहा हूं कि आप सच मान लें उसको। इसीलिए बता रहा हूं वो सच मान के कोई एक्ट कर दें और आप एक्ट कर देते हैं। इस सिचुएशन में धोखा नहीं हुआ, क्योंकि धोखा डिसाइड करेगा बताने वाले की नीयत और उसकी जानकारी। यहां मैं झूठ, तो जो मैंने बोला आपको झूठ तो बोला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह बात झूठ है। अब मैं आपको बताता हूं कि रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, मैं आपको बता रहा हूं और यही जान के बता रहा हूं कि आप उस बात को मानो और मेरे साथ बैठ के राम जी की पूजा करो। अब मान लो भगवान ना करे ये बात कहीं झूठ हो, तो मुझे तो नहीं पता कि ये झूठ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको झूठ बात बताई एक, तो ये वाली बात चीटिंग में नहीं आएगी, डिसेप्शन में नहीं आएगी। वो डिसेप्शन में तभी आएगी जब मेरी नॉलेज होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि ये झूठ थे। तो आप इस बात को भी सिविल और क्रिमिनल चेक करते समय ध्यान दे लें कि अगर एग्रीमेंट में कुछ फैक्ट झूठ निकले एक्यूज की तरफ से, तो आपको ये भी चेक करना है क्या ये बात एक्यूज के नॉलेज में थी। अगर एग्रीमेंट में कुछ झूठ लिखा है लेकिन वो फैक्ट तो एक्यूज की नॉलेज में ही नहीं था कि ये झूठ है, तो भी वो चीटिंग की कैटेगरी में और क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं आएगा, तब भी वो सिविल की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ तक चर्चा में एक बात तो क्लियर हुई कि कोई भी मैटर है वो चीटिंग कब होगा और चीटिंग कब नहीं होगा। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है कि बोनाफाइड और मेलाफाइड को चेक किया। अब हम यदि चीटिंग को दरकिनार करते हैं तो अब जो चर्चा के शुरू में हमने बात करी थी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, तो क्रिमिनल ट्रस्ट पर इस पर थोड़ा सा फोकस करिए, कोई एग्जांपल। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मैं एक एग्जांपल देता हूं। कल ही मेरे से किसी ने डिस्कस किया कि 5-6 लोग एनआरआई हैं, वो कंप्लेनेंट हैं किसी केस में। उन्होंने क्या किया कि एक बिल्डर से कुछ फ्लैट्स बुक कर लिए, बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया, उसमें बिल्डर्स ने अपनी तरफ से बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस रिप्रेजेंटेशंस किए, जिनको हमें चेक करना होगा कि वो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ठीक थे या गलत थे। बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुआ और 6 करोड़ रुपए इन 6 लोगों ने बिल्डर को दे दिए, और बाकी की पेमेंट जब देनी होगी जब वो फ्लैट तैयार हो जाएगा और बिल्डर इनको सेल डीड करेगा। अब हुआ ये कि बिल्डर ने ये 6 करोड़ रुपए अपनी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करके उस कंपनी ने दूसरी लैंड खरीद ली। कंडीशन ये थी कि ये जो 6 करोड़ रुपए दे रहा है, इनके बदले वो फ्लैट देगा इस कंपनी के प्रोजेक्ट में जहां पे जिस कंपनी के अकाउंट में पैसे लिए। तो अब इस बिल्डर ने फ्लैट बना भी दी। फ्लैट बनाने के बाद, लेकिन 2018 में वो फ्लैट देने थे बनाने के बाद, वो दे पा रहा है 2020 में। 2018 का प्रॉमिस किया था बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, लेकिन वो दे पा रहा है उसको 2020 में।
अब जो जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट हो गए डाउन, अब जिन्होंने पैसा उसमें लगाया था, 6 करोड़ रुपए दिए थे, वो उस प्रॉपर्टी को लेना नहीं चाहते और कहते ये हैं कि इसने हमको 2018 में देने का प्रॉमिस किया था, इसने हमें 2018 में नहीं दिया, इसलिए हमारा चीटिंग का केस दर्ज आप करो। तो जब इस एग्रीमेंट को चेक किया गया तो अब आप यहां पे क्या क्या देखोगे कि जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुआ और जब उन्होंने 6 करोड़ रुपए दिए बिल्डर को, तो जितने भी रिप्रेजेंटेशन बिल्डर ने इस एग्रीमेंट में किए उनको आप चेक करो उसी डेट में क्या वो ठीक थे या गलत थे। पाया कि भाई कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी इसमें जो उस डेट पे झूठ थी। उसने लिखा कि मेरे पास ये लैंड है, अथॉरिटी से मैंने लैंड पे उस पे लीज पे ले रखी है, तो वो उस डेट पे लीज पे ले रखी थी। उसने बताया कि मैंने ऐसे प्लान अप्लाई कर दिया है, तो उसने अप्लाई उस डेट पे कर रखा था। लेकिन ये पाया गया एक फैक्ट बीच में कि उसने ये जो 6 करोड़ रुपए इस कंपनी के अकाउंट में आए थे, इस कंपनी के अकाउंट से दूसरी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इस पैसे का यूज इस प्रोजेक्ट में नहीं किया, दूसरी जगह जाके लैंड खरीदी। और दूसरा यह है कि 2018 में उसे प्रोजेक्ट देना था, लेकिन वो 2020 में दे पाया। अब आप इसे क्रिमिनल कहेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहेंगे, चीटिंग कहेंगे या सिविल कहेंगे। देखो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए एंट्रस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। जो ये आप 6 करोड़ रुपए इन्होंने कंप्लेनेंट ने बिल्डर को दिया, अगर ये पैसा एंट्रस्ट किया था उन्होंने और फिर वो उसने मिसअप्रोप्रिएट किया है बिल्डर ने, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन जाएगा। तो ये चेक करने के लिए क्या ये 6 करोड़ रुपए एंट्रस्ट था, इस बात को चेक करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इस पैसे की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है किसी भी प्रॉपर्टी की, तो ध्यान रखना कभी भी वो एंट्रस्टमेंट नहीं हो सकता। और अगर एंट्रस्टमेंट नहीं होगा तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा। अगर ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, केवल पोजेशन ट्रांसफर हुआ था, तो अब आपको यह चेक करना है दूसरी बात कि क्या वो पैसा, ये एग्री हुए थे दोनों पार्टीज की ये पैसा ऐसे ही यूज किया जाएगा, एक पर्टिकुलर मैनर में यूज किया जाएगा, इसी प्रोजेक्ट में लगेगा, ऐसा कहीं एग्रीमेंट हुआ था उनका। अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ था और फिर बिल्डर ने किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन जाएगा। और अगर ऐसा एग्रीमेंट उनका नहीं है, कहीं पैसे को कैसे यूज करेगा वो, इस पे कहीं कोई बात ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब अब वो मर्जी उसकी कैसे यूज करता है। आपने तो पैसा उसे दे दिया, अब उसने पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा। अब बात आती है कि 2018 की बजाय उसने प्रोजेक्ट दिया 2020 तक तैयार किया। तो देखो नंबर एक बात कि जब उसने एग्रीमेंट किया था तब उसकी इंटेंशन प्रोजेक्ट को बनाने की थी। और ये किससे पता चलता है कि उसने बनाना शुरू कर दिया था। 4 साल में बनाया प्रोजेक्ट, 4 साल पहले उसने बनाना भी शुरू कर दिया था। कुछ रीजंस रहे होंगे, 2018 की बजाय वो कंप्लीट कब कर पाया, 2020 में। तो क्या उसकी इंटेंशन प्रोजेक्ट बनाने की नहीं थी? अगर प्रोजेक्ट बनाने की नहीं थी तो वो क्या करता कि इसने आपके ही तो केवल 6 लोगों के 6 करोड़ नहीं लिए, उसने तो और बहुत सारे लोगों से पैसा लिया होगा ना, तो वो इस प्रोजेक्ट में लगाया होगा तभी तो ये प्रोजेक्ट बनाए, या वो पैसा ना लगा के कोई और पैसा लगाया होगा तभी तो ये प्रोजेक्ट बनाए। तो यहां पे क्या हुआ, प्रॉमिस किया था उसने 2018 में देने का, लेकिन वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, तो ये क्या हुआ, ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ये क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का उस दिन पता चलेगा, ये पता कर लो कि भाई प्रॉपर्टी इंटरेस्ट थी या नहीं थी। इंटरेस्टमेंट होने तक भी ऑफेंस नहीं होता, वो इंटरेस्टमेंट होने के बाद अब प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जा रहा है तो पता चलता है कि वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या नहीं है। तो इस एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि ये सिविल मैटर की तरह, ये सिविल मैटर है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस पोर्शन के लिए कि 2018 की बजाय इन्होंने हमें 2020 में दिया। और इसके लिए रेमेडी क्या है, आप रेरा के पास जाएं, आप उनसे कंपनसेशन मांगे। और एग्रीमेंट में लिखा भी होता है कि अगर मैं 2018 तक प्रोजेक्ट नहीं दे पाया आपको
तो आपको ये मैं कंपनसेशन दूंगा। फाइनेंशियली जो लॉस है उनको वो मैं recover पूरा करें आप। हाँ, हम्म, तो आप उसके लिए कंपनसेशन मांग सकते हैं सिविल में। इससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। 2018 की बजाय 2020 दिया है, तो आप जाओ सिविल कोर्ट के पास जाओ, स्पेसिफाइड कोड बनाई गई है, स्पेसिफिक कोर्ट बनाई गई हैं। हम्म, तो ये था सिविल और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद करता हूं कि मैं शायद क्लियर कर पाया हूंगा। फिर भी कोई डाउट अगर आप लोगों को रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आगे चर्चा जारी रहेगी। आगे इसी प्रकार से कोई भी कमेंट्स में भी क्वेश्चन आते हैं तो उनके भी आप पर मैं सर से क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ताकि इन चर्चाओं से सभी लोगों को फायदा पहुंच सके। नमस्कार। नमस्कार।